नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा का हमारा विषय है कि बाढ़ जो आई, बरसात आई भारी, उससे जो कुल्लू मनाली में नदी नालों के मुहानों पे चाहे व्यवसायिक परिसर बने थे, चाहे घर बने थे, वो सारे तबाह हो गए। उसका सरकार के जहन में उनकी जांच के बाद ये आया कि लोगों ने लगभग अवैध निर्माण कर रखे थे, कोई मंजूरियां नहीं ली गई थी। और वैसे भी नदी के किनारों पे निर्माण करने के लिए टीसीपी विभाग की एक अधिसूचना है, जिसके तहत 25 मीटर की दूरी पे ही नदी नालों पे मकान बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसकी पालना पूरे हिमाचल प्रदेश में कहीं नहीं हुई। इस बार बाढ़ ने, बरसात ने वो सारी पोल खोल दी। अब उसके बाद एकाएक सुक्खू सरकार गंभीर हो गई है और लगातार बैठकें चली। टीसीपी सचिव, टीसीपी निदेशक के साथ बैठकें चली और अब एक सख्ती करने जा रही है सरकार की प्रदेश में अवैध निर्माण को कोई जगह ना मिले। जो भी निर्माण हो वो अथॉरिटी, कंसर्न अथॉरिटी से उसकी अप्रूवल पहले से हो। और वहीं पे ठेकेदारों को भी एक निर्देश अब दिए जा रहे हैं कि कोई भी भवन का वो ठेका तब तक ना लें जब तक कि उस भवन का नक्शा पास ना हो। और ठेकेदारों को भी पंजीकृत करने की एक योजना शुरू की गई कि पंजीकृत ठेकेदार ही भवन निर्माण करें कहीं ना कहीं। तो दूसरी तरफ एनएच का जो 4 लेन बन रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जितने 4 लेन हमारे बनाए हैं, चाहे वो शिमला से चंडीगढ़ है, चाहे वो धर्मशाला से शिमला है, बन रहा है, निर्माणाधीन है, चाहे वो कीर्तपुर से मनाली है, जो लगभग बन चुका है। तो इनके किनारे पे दोनों तरफ 100-100 मीटर को टीसीपी एक्ट के दायरे में ला दिया गया है। यानी कि अब वहां पे जो निर्माण होगा उसके लिए पूर्व अनुमति, पूरा नक्शा सबमिट करना पड़ेगा टीसीपी के पास, और फिर वहां से भवन निर्माण की इजाजत मिलेगी तभी वो बनेगा। लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि हमारे 7 जिले इससे प्रभावित हो रहे हैं और सारी ग्रामीण आबादी, क्योंकि 90% से ज्यादा, 95% के एरिया ये ग्रामीण क्षेत्रों से निकलता है जिनका टीसीपी से कोई लेना देना नहीं है। अब वो एक भी कमरा उनको बनाना पड़ेगा तो उनको जिला मुख्यालय से टीसीपी के कार्यालयों में चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसका विरोध शुरू हो गया है, धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार जो नदियों नालों के मुहानों पे जो सरकार ने इस बाढ़ से सबक सीखा है, उस पर जो कार्रवाई हो रही है वो उचित है। तो आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुशांत कपरेट जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। भाजपा के सीनियर लीडर हैं संजय शर्मा जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और आम आदमी पार्टी से चमन राकेश आष्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं अपना संजय जी के पास जाऊंगा। संजय जी, सरकार को एक सबक तो इससे आया है कि इस आपदा में कि निर्माण जो हुए हैं वो बिना किसी मंजूरियों के हुए हैं, क्योंकि अब जो जैसे जैसे अब राहत राशि बांटने का दौर शुरू होने वाला है, फौरी तौर पे तो गवर्नमेंट दे देती है, लेकिन अब पूरी रिपोर्ट के बाद देगी। तो ये सारी चीजें जहन में आई हैं, क्योंकि अवैध निर्माण पे राहत राशि कैसे दी जाएगी। हालांकि सुकू सरकार ने राहत राशि में काफी बढ़ोतरी कर दी है, लेकिन वो राशि कैसे दी जाएगी, वो किसको मिलेगी, क्योंकि फील्ड के अधिकारी क्या रिपोर्ट करेंगे, ये भी एक दिक्कत आ गई है इससे कहीं ना कहीं। इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया कि भविष्य में कोई अवैध निर्माण ना हो, इसलिए सख्ती की जाए। जी संजय जी, माइक। पथरिया जी, मैं पहले भी आपसे इसी के रिगार्डिंग एक चर्चा हमारी हुई थी, उसमें मैं जुड़ा था। मैंने उस दिन भी बात रखी थी कि ये जो नदियों नालों के किनारों के ऊपर कोई भी निर्माण, चाहे वो होटल का हो, घर का हो या किसी और तरह का निर्माण हो, इसके ऊपर दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है। और ऐसी चीजें ना हो, ऐसी तबाही ना हो, ना तो जान की तबाही हो ना माल की तबाही हो। इसको रोकने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। अगर सरकार इस तरफ कोई कदम उठा रही है तो ये कदम जो है वो सराहना के योग्य है, और इसके ऊपर जो है वो एक ठोस नीति बननी चाहिए, ताकि भविष्य के अंदर हम ऐसे निर्माण के ऊपर किस तरह से जो है वो हम इसको रोक सकते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 1994-95 में के अंदर जो बाढ़ कुल्लू मनाली के अंदर आई थी, उससे भयंकर तबाही जो है वो उस समय हुई थी। लेकिन हमने उस तबाही के बाद भी जो है वो कोई सबक नहीं सीखा, और उसी मुहैये के ऊपर हम पहुंच गए जिसके ऊपर हम पहले से थे, और जो नुकसान हमने पहले झेले थे उसी के ऊपर जो है वो हम पहुंच गए।
और इसके ऊपर अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अगर कोई जो है अगर निर्णय अवैध निर्माण नदी नालों के आसपास रोकने का कोई प्रयत्न कर रही है तो ये सराहना के योग्य है। लेकिन इसके ऊपर भी क्योंकि ये निर्माण जो है वो राजनीतिक दल जो है या सरकार जो है वो निर्णय ले लेती है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वहां के अधिकारी, स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के, उनके बिना सहयोग के ऐसे निर्माण जो है वो नहीं होते हैं। इसलिए अगर अंकुश लगाना है तो ऐसी अफसरशाही जिनकी नाक के नीचे ऐसे निर्माण हुए उनके ऊपर लगाने की है, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि कैसे उन्होंने वो निर्माण होने दिए। अगर हम किसी को ऐसा एक सबक देंगे तो वो भविष्य के लिए जो है वो बाकियों के लिए भी एक जो है वो फ्यूचर की गाइडलाइन बन जाएगा कि इस तरह के निर्माण हमने नहीं होने देने हैं। दूसरा विषय आपने रखा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे के ऊपर 100 मीटर के जद के भीतर जो है वो कोई निर्माण नहीं होगा। फोर लेन पे फोर लेन के उसमें कोई निर्माण नहीं होगा। ये फैसला जो है ये तो तुगलकी फरमान की तरह है। हिमाचल प्रदेश के अंदर लोगों को कितना लैंड बैंक है, किसी की बेचारे की जमीन है वो है ही 10 मरले 15 मरले और वो जमीन के साथ लगती है। क्या सरकार ऐसा प्रावधान करेगी कि उस जमीन के बदले उसको कहीं और जमीन दी जाएगी? और इतने क्या आप पूरे प्रदेश के हर ग्रामीण इलाके को टीसीपी की जद के भीतर रखेंगे, जबकि वहां पे आपकी अथॉरिटीज लोकल गवर्नमेंट हैं, आपकी नगर पंचायतें हैं, आपकी पंचायतें हैं, पंचायत सचिव हैं, ऐसे अधिकार उनको जाने चाहिए। इस तरह से आप वहां पे तैनात है, बिल्कुल इस तरह के बिल्कुल पंचायत सहायक हैं। आप एक ही ऐसी व्यवस्था आप ईज आउट, आप सिस्टम को ईज आउट करिए, आप प्रशासन को घर द्वार पहुंचने के लिए, ना कि आप जनता को परेशान करें। ऐसे जो है ऐसे आदेश जो है वो कहीं भी जो है वो सराहना के योग्य नहीं है और इसका जो है वो प्रदेश के अंदर जो है इसका बहुत विरोध भी होगा और सरकार को इसके गंभीर परिणाम भी झेलने पड़ेंगे। ऐसे जो निर्णय हैं ये कहीं भी स्वागत के योग्य नहीं है। जो स्वागत के योग्य निर्णय होगा उसका हम करेंगे, लेकिन आप प्रशासन को जो है वो जनता के द्वार पे लेकर के जाएंगे। आप प्रशासन आप ऐसी व्यवस्था क्यों खड़ी कर रहे हैं जिसके भीतर जो है जनता के भी अंदर जो है वो आक्रोश पैदा हो, आम जन को जो है वो दफ्तरों और अधिकारियों के उनके चक्करों में आप डाल रहे हैं। आप पूरे प्रदेश को टीसीपी की जद के भीतर जो है वो नहीं रख सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि 4 लेन के भीतर या कोई भी कहीं पे कोई बाईपास निकाले जा रहे हैं शहरों के, वहां पे सरकार को आवश्यक जरूरी है कि अगर कहीं पे कोई बाईपास, इसीलिए क्योंकि शहर के भीतर जब कंजेशन हो जाता है तब व्यवस्था को ठीक करने के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए आप बाईपास निकालते हो, लेकिन बाईपास बनने से पहले जो है वो सब जमीनें बिक जाती है और वहां पे निर्माण भी जो है वो रोड बनने से पहले शुरू हो जाते हैं। इन चीजों के ऊपर अगर अंकुश लगाए ताकि हमें भविष्य के नए बाईपास की जरूरत ना पड़े। लेकिन जो 4 लेन के भीतर ये जो 100 मीटर वाला जो निर्णय है इसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए और इसका जो है वो जनता को किस तरह से हम लाभ दे सकते हैं इसकी तरफ सोचना चाहिए, ना कि जनता को जो है वो हम ऐसी किसी व्यवस्था के भीतर डाल दें ताकि उनको जो है वो अधिकारियों और कर्मचारियों के चक्कर लगाते रहें। जी जी सुशांत जी, जो भारी बरसात है उससे जो बाढ़ आई उससे सरकार जाग गई है। सरकार इतनी जागी है कि अब वो सरकार चाहती है कि अवैध निर्माण पूरी तरह से राज्य में ना हो, उस पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन वहीं संजय जी ने भी बताया जो 4 लेन पे जो 100 मीटर की दोनों तरफ की 100 मीटर की सेंटर लाइन से जो जद है उसमें भी टीसीपी लागू कर दिया गया है। 7 डिस्ट्रिक्ट उससे भी प्रभावित हुए हैं। तो वहां वो जो ग्रामीण है जिनकी जमीन पहले 4 लेन में गई, अब उन्होंने पीछे मकान बनाना, लेकिन वो जिला मुख्यालय में टीसीपी के चक्कर काटेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस निर्णय पे पुनर्विचार सरकार को करना चाहिए। दूसरा कि जो अवैध निर्माण अब तक हुआ उसके दोषियों की भी एक सूची तैयार करनी चाहिए। देखिए राजीव जी, जिस तरीके से संजय जी ने कहा कि एक स्टेट गवर्नमेंट का जो जिस प्रकार से एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में जिस प्रकार से संजय जी ने कहा कि एक वेलकम स्टेप है प्रदेश सरकार जो है जो नदी नालों के किनारे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उस पे स्ट्रिक्ट हो रही है, तो वो देखिए वो लाजमी भी हो गया है।
आज अगर हम देख रहे हैं जिस प्रकार की क्षति हिमाचल प्रदेश को हुई है वो 8,000 करोड़ से ज्यादा जा चुकी है। अभी मैं शिमला में ठियोग में जो ये राष्ट्रीय आपदा की जो टीम आई है, जो लॉस को असेस करने के लिए आई है, जी। मैं उस टीम को वहां पर उसकी वर्किंग देख रहा था, तो डेफिनेटली वो लोग भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अब आवश्यकता ये भी आ गई है कि हमें अपने सिस्टम में कुछ एक सख्तियां करनी पड़ेगी। अगर आपको मणिकरण की पुरानी फोटो याद हो और नई फोटो जो आजकल सोशल मीडिया में भी ट्रोल हो रही है, तो साफ पता चल रहा है कि कितना बड़ा एक कंस्ट्रक्शन का जो एरा चला, उस कंस्ट्रक्शन के एरा ने कितना ज्यादा वहां मणिकरण की तबाही के लिए जिम्मेवार रही। अब अगर हम इसी चीज को चेंज ऑन करें कि नदी नालों ने अपना नेचुरल कोर्स ऑफ जो उनका रूट था वो लिया। मैं अपने गांव की बात करता हूँ, हमारे खेतों में इस बार वो जो बावड़िया होती थी वो बावड़िया फटी और वहां से वो पानी निकला जो हमने खेत बना के रोक दिया था। अल्टीमेटली पानी ने अपना रूट लेना था, वो रूट लिया, उसमें कई खेत भी प्रभावित हुए, कई मकान भी प्रभावित हुए। लेकिन अब स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने का समय आ चुका है। और जहां तक बात रही दूसरी बात की 100 मीटर के दायरे में आने की बात है, देखिए अभी जो इनिशियल लेवल पे जो रूल्स है वो फ्रेम किए गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन हम भी इस चीज को जानते हैं, वास्तविकता के तौर पे आप और मैं प्रैक्टिकलिटी पे ये भी जानते हैं कि हिमाचल जैसी जगह में लोगों की एक तो लैंड होल्डिंग कम है और हिली टेरेन होने की वजह से 100 मीटर की जब हम बात करेंगे तो वो जो है प्रैक्टिकली थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेट गवर्नमेंट जो है इस डिसीजन को चेंज करेगी। और हमारे जो साथी है चमन राकेश अस्टा जी, मैं बताना चाहूंगा ही इज ऑल्सो एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, और मुझे एक चीज पता है कि चमन भाई ने भी इस बार जिस प्रकार की तबाही देखी है, वो चाहे शिमला की बात करे, चौपाल की बात करे, जुब्बल कोटखाई, पूरे हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार की तबाही हुई है उससे जो पूरा प्रदेश है वो इस समय हिला हुआ है। मैं आज कोटखाई की बात कर रहा हूँ, एक रामनगर जो सेब बहुल क्षेत्र है वहां पर बादल फटा। बादल फटने के बाद जो कई लोगों के पेड़ हैं, खेत है, वो बह गए, मकानों को नुकसान हुआ, साथ ही साथ सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ। तो ये ऐसी चीजें जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए डेफिनेटली हम स्ट्रिक्ट मेजर्स के साथ इन चीजों को स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। कपरेड जी, जो कुल्लू मनाली में जो तबाही हुई है और उसमें लगभग तबाही का एक बड़ा हिस्सा, 90% ही कह लीजिए, वो सारा नदी नाले के मुहानों पे ही सारे होटल्स थे, दुकानें थी, शॉप्स थी, चाहे सैंज है चाहे ऊपर का एरिया है जो भी लगता है, तो वो सारे बहे हैं। जबकि टीसीपी के नियम कहते हैं कि 25 मीटर की दूरी पे ही आप निर्माण कर सकते हो। अवैध निर्माण है वहीं। अब फील्ड स्तर के अधिकारियों को ये दिक्कत आ रही है, पटवारियों को ये दिक्कत आ रही है कि अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुआवजे की राशि तो बढ़ा दी है, और उन्होंने जो जहां मकानों को 12,500 रुपए क्षति पे मिलता था 1 लाख रुपए तक कर दिया है। व्यवसायिक भवन को भी उन्होंने 1 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है। तो अब वो मुआवजा बंटना है कहीं ना कहीं। लेकिन फील्ड वाले रिपोर्ट क्या दें कि ये संजय जी अपना माइक बंद कर लीजिए, ये लीगल था कि क्या था, और ये कहीं इंक्रोचमेंट तो नहीं थी कहीं ना कहीं, ये भी है। लेकिन आपदा की स्थिति है, लोगों को राहत भी देनी है, ये सरकार का एक निर्णय है। तो अगर ऐसे अधिकारियों ने उन चीजों को बनने दिया है तो उसकी एक इंक्वायरी तो होनी चाहिए, कम से कम इंक्वायरी हो, पता चले कि क्या हुआ, क्यों बने, ये किसने बनने दिए। इतने सालों में कोई भी इमारत है वो एक दिन में नहीं बन जाती, उसको समय लगता है। किसी को 6 महीने लगेंगे, किसी को साल लगेगा, किसी को 2 साल लगेंगे। तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत तो है इस समय। जी कपरेड जी। देखिए राजीव जी, एक चीज तो आप भी खुद स्वीकार रहे हैं कि एक मानवीय चेहरा है इस बार जिस प्रकार से त्रासदी हुई है। नुकसान जिन लोगों का हुआ है वो भरपाई कर पाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होता, क्योंकि एक खेत के साथ, एक मकान के साथ, एक होटल के साथ लोगों की अपनी जिंदगी की सारी कमाई जुड़ी हुई होती है। अभी मुझे ध्यान है कि जिस तरीके से थुनाग में जो फ्लैश फ्लड आया, उसमें एक व्यक्ति ने 24 लाख रुपए का लोन लेकर वहां पर बीज और कीटनाशक की दुकान खोली थी। वो तो बेचारा जी बर्बाद हो गया। तो जी जो ये मानवीय चेहरा है, क्योंकि सरकार एक वेलफेयर गवर्नमेंट है, वेलफेयर गवर्नमेंट को डेफिनेटली जो फाइनेंशियल एड है वो लोगों तक पहुंचानी है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली हम भी ये चाहेंगे कि अगर कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं लैप्सेस हुए हैं तो उस पे जो है सरकार वो कठोर कदम उठाए, जिससे इस प्रकार की जो क्षति है
वो आने वाले समय के लिए और ना हमें भुगतनी पड़े। बिकॉज आप एक चीज और देखिए कि नदी नालों का जो नुकसान है वो सिर्फ वही उसी पर्टिकुलर स्पॉट तक नहीं है, वो आगे डैम तक उस चीज को नुकसान पहुंचाता है। जहां तक वो पानी का रेजर्वायर है वहां तक उस चीज को नुकसान पहुंचाता है। अब अगर अपर शिमला में बारिश होती है तो शिमला का जो पानी है वो अफेक्ट होता है, गाद जो है वो वहां के पानी को अफेक्ट करती है। तो ये जो चीजें, ये सारी की सारी को रिलेटेड चीजें हैं। बट डेफिनेटली इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो दोषी लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। जी। जी आस्था जी, सवाल यही है कि सरकार अब तो सख्त हो गई है, लेकिन सरकार पहले से क्यों नहीं जागी? कसौली का आपको याद होगा कि स्कूल कसौली में अवैध निर्माण पे जब न्यायालय ने उस पे आदेश पारित किए, तो वहां पे जब तुड़वाने गए तो गोली भी चली और एक असिस्टेंट टाउन प्लानर को अपनी जान भी देनी पड़ी, और एक लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को भी। तो ये चीजें बाद में खड़ी होती हैं। अगर सरकार पहले से हो रहे, अब देखो आप शिमला का भी आप देख सकते हैं कि शिमला में इतने भवन हैं जो कि अवैध हैं, उसमें मैक्सिमम अवैध हैं, और रिटेंशन पॉलिसी का इंतजार हर कोई कर रहा है, जबकि कोर्ट कह चुका है कि अवैध है, रिटेंशन पॉलिसी नहीं लाई जा सकती। वहीं अब शिमला डेवलपमेंट प्लान पे नजरें लगी हैं, लेकिन वो भी 3.5 मंजिल तक उन्होंने इजाजत प्रपोज की है, जो भी अभी उन्होंने किया है आपत्तियों और सुझावों के लिए जो है। लेकिन 6-6 मंजिल भी बने हुए हैं, तो हम तबाही का संकेत खुद दे रहे हैं, और अधिकारी कैसे बनने देते हैं? कसौली का निर्णय है, कसौली में जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई कमेटियों द्वारा, कोर्ट द्वारा, एनजीटी द्वारा, आज तक उन पे कार्रवाई तो हो नहीं पाई। सरकारें बचाती हैं इन लोगों को। जी राकेश जी। देखिए, जो मैं आपने राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी सुन नहीं पा रहे हैं? ये मैं ठीक सवाल मैं, आपसे लूंगा मैं संजय जी। जिस समय राकेश जी, आप जिस आपकी आवाज आप नहीं आ पा रही। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अब आ रही है जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था, देखिए, हमारी सरकारों में ऐसा नहीं है कि पॉलिसी मेकर्स ने पहले के जो पॉलिसीज बनाई हैं उसमें कोई कमी थी या इंटेंशंस खराब थी, ये तो नहीं बोल सकते। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वहां पे प्रॉब्लम है। और एक जो आपने जी कहा कि जिस समय वो भवन बनते हैं या मान लीजिए वायलेशंस हो रहा है, तो सरकार उस समय तो कुछ भी करती नहीं है। अब हाउसिंग का मुद्दा ये है कि ये भी एक स्टेट का दायित्व तो ये भी है कि भाई पानी बिजली की तरह हाउसिंग भी सरकार का एक दायित्व है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ वो है नहीं, क्योंकि सरकार से ज्यादा लोग, प्राइवेट लोग जो है अपनी लैंड पर या खरीद करके एक पूरी जिंदगी भर की जो पूंजी है अपनी वो मकान में लगा लेते हैं। अब इसमें भी दो चीजें हैं, एक है ग्रीड, एक है नीड। नीड मीन्स जी आपने अपने लिए मकान बनाया, 4 कमरे बनाए, अब उसमें आप क्या वायलेशन करेंगे? आप समझिए, आपका जी मकान है, आप कहते हैं ठीक है यार, 1 मंजिल मेरी जिंदगी भर की जितनी कमाई है, आप उसमें से अगर 3 मंजिल आपके पास थी, आपने 3 मंजिल बना ली, अब 2 फीट बाहर रही, 3 फीट अंदर रही, आपने अपने जमीन पे बनाई। अब दूसरा होता है ग्रीड। अब ग्रीड क्या है? ग्रीड ये होता है कि आपके पास परमिशन है नहीं 3 मंजिल की भी, आपने एक होटल बना दिया उसको कमर्शियल पे। आप चाहते हो कि ये हाईवे पे है तो हाईवे का भी थोड़ा सा पोर्शन ले लो, किसी को करप्ट करके थोड़े अदर मीन से 2-4 मीटर इधर उधर फीता लगवा दो, टेढ़ा लगवा लो, ताकि आप प्राइम लैंड पे अपना कमर्शियल वो जो कम्प्लेक्स है उसको बना सके। तो वो उसको जी सरकार को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और जहां तक बात, हम लोग बार बार पहले भी हम लोगों ने एक वो कहा था, और शायद ये 2 साल 3 साल पहले की भी एक बात हुई थी कि इस मुद्दे पे काफी ज्यादा, कि अगर आप नेशनल हाईवे के किनारे देखेंगे, जो शिमला से लेकर कालका है, चाहे अभी अपर ठियोग तक, उसमें मैक्सिमम लोग आए कौन है? 118 की परमिशन के तहत लोकल आदमी तो नहीं खरीद पाता इतनी महंगी जमीन। तो जी वो जी ग्रीन है, हमारी तो नीड थी। अगर मान लीजिए मैं अपने गांव में या शिमला में मकान बना रहा हूं, तो मेरी नीड है, मुझे यहाँ रहना है, मुझे बच्चे पढ़ाने हैं, मेरी सब कुछ यहाँ पे है। लेकिन अब एक बाहर से आकर के वो बिल्डर यहाँ पे कहता है कि मेरे को ये जमीन इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे फ्लैट बना करके बेचने हैं। अब गवर्नमेंट को जी इम्प्लीमेंटेशन, और ये मेरे को लगता है पॉलिसी में बहुत बड़ी एक गलत वो होगी, इससे करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। अब सरकार ने अगर 100 मीटर का कह दिया तो उस एरियाज के जो आसपास भी जमीन होगी तो लेगा कौन? आम आदमी तो ले नहीं पाएगा, गरीब आदमी तो ले नहीं पाएगा। संजय जी, सवाल ये है कि
एक कहीं ना कहीं कसौली के किस्से के बाद भी, इतने बड़े हादसे के बाद भी हम लोग नहीं जागे, अधिकारी अपना कर्तव्य नहीं निभा पाए, अवैध कंस्ट्रक्शन होती रहती है। और कहीं ना कहीं जैसे शिमला जैसे, धर्मशाला जैसे, आपके सोलन जैसे शहर हैं, एक लोकल बिल्डर माफिया भी काम करता है कि वो आज ये प्लॉट लिया, वहां ये बना दिया, उसमें कुछ इलीगल कर दिया, इन चीजों पे चला रह रहा है। और एक कटिंग का एक दायरा की इतने परसेंट, इतनी डिग्री पे है तो कटिंग नहीं होगी, लेकिन आप देखिए पूरे प्रदेश में जगह जगह पहाड़ के पहाड़ काटे जा रहे हैं। तो सरकार को विजिलेंट तो होना पड़ेगा, अधिकारियों की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी, तभी ये इस तरह का अवैध निर्माण रुकेगा। ऐसे बैठकें करके इस तरह के निर्णय लेके मुझे नहीं लगता कुछ होगा। जी संजय जी, माइक। पथरिया जी, नए नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है, नियम ऑलरेडी बने पड़े हैं। नियम आज से 25 साल पहले भी थे, आज से 20 साल पहले भी थे, और जो पहाड़ी राज्यों के लिए जो नियम होते हैं वो नियम बने हैं। अब जिस तरह से आपको याद होगा कि जब चुनाव आयुक्त बने थे देश के, चुनाव आयुक्त टीएन शेषन, तो उन्होंने जी क्या किया, कोई नियम नहीं बनाए उन्होंने चुनाव के लिए। जो नियम बने थे उन्होंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन करी, और उसका जी परिणाम क्या निकला कि आज तक जो है चुनाव के अंदर उससे पहले जो होने वाली धांधलियां थी उनको भी याद कर लीजिए, और उसके बाद हुए चुनाव जो हैं वो उनको भी आप याद करिए। केवल परिवर्तन करने की बात है। जीआर खैरनार जो है उसने महाराष्ट्र के अंदर एक रेवोल्यूशन ले आए। वो निर्माण कार्यों के ऊपर मुंबई के वो रहे, आयुक्त रहे। उन्होंने जो है वो उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया। नियम वही थे, केवल आवश्यकता है उन नियमों को ठीक गवर्नेंस के अंतर्गत जो है वो किस तरह से हम इंप्लीमेंट करवाते हैं। और इंप्लीमेंटेशन तब तक नहीं हो सकती, ये भ्रष्ट तंत्र, क्योंकि भीतर का तंत्र जो है वो भ्रष्ट हो चुका है, और वो बिल्डर करते हैं। अगर बिल्डर किसी को भ्रष्ट बनाता है तो हम भ्रष्ट बनते हैं, इसलिए बनाते हैं। हम अपने नियम से हट करके उनको प्रमोट करते हैं, इसलिए वो ऐसी बातें होती हैं। लेकिन अगर उन अधिकारियों को पता लगते ही, क्या सरकार के नजरों में नहीं आता है, क्या लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, क्या वहां पे नगर पंचायत के, क्या म्यूनिसिपल काउंसिल के, क्या कारपोरेशन के, क्या वहां मेयर या वार्ड मेंबर नहीं होते? क्या उनके संज्ञान में ऐसी चीजें नहीं आती हैं? क्या पंचायत प्रतिनिधियों के संज्ञान में ऐसी चीजें नहीं आती हैं? सिर्फ क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो है वो किसी दबाव के भीतर जो है वो अपना मुंह बंद रखते हैं, और ऐसे भ्रष्टाचार को हम जन्म लेने देते हैं। और जब कोई अनहोनी होती है तो हम अपनी आंखें खोल करके सरकार को या अधिकारियों को कोसना शुरू कर देते हैं। इसका हम इसके लिए नीति के अंतर्गत जो है वो उन अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर, समय के ऊपर जो है वो एक्शन होना चाहिए। जब काम शुरू होते हैं उसी समय, बनने के बाद क्यों एक्शन हो? जब बन रहा है, अगर नहीं है, पता है, उन अधिकारियों को भी पता है, वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको भी पता है कि ये क्या होने जा रहा है, लेकिन वो नहीं, कोई भी अपनी जुबान नहीं खोलेगा। तो इसके लिए जो है वो एक पहाड़ी राज्यों के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो चाहे एनजीटी की गाइडलाइंस है, उनको अब किसी भी मामले के अंदर जो है वो न्यायालय के दखल देना ही क्यों पड़े? सरकारें किस लिए होती हैं? सरकारों को चुन करके किस लिए भेजा जाता है? इसीलिए भेजा जाता है कि वो ऐसी चीजों को, अदरवाइज तो चुनाव हो ही ना। जितना एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से जितना भी विकास होना है वो होता रहेगा, लेकिन सरकारों को जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए, जनता के दुख तकलीफ देखने के लिए, कहीं पे कोई गलती ना हो, उन चीजों को सुधारने के लिए जो है वो ये सारा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम बना है। और उसको तब तक, जब तक हम स्वयं गंभीर नहीं होंगे, हम उन अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे जब तक, तब तक जो है इसका कोई भी निदान होने वाला नहीं है। आज तबाही हुई है, हम 1 साल तक कोसेंगे, कल को केंद्र को कोसेंगे, प्रदेश सरकार को कोसेंगे, उसके बाद ले देकर के नतीजा क्या निकलेगा? वही ढाक के 3 पार। फिर जी कोई तबाही जी 10 साल बाद होगी और हम फिर उन्हीं चीजों को जाग जाएंगे, कोसेंगे। फिर जाग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आस्था जी, जो हमारा 70 के दशक में टीसीपी एक्ट बना है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसमें खामियां ज्यादा हैं, क्योंकि उसके नियम ऐसे हैं कि हमारा जैसे ऊना जिला है, नालागढ़ का क्षेत्र है, बद्दी का क्षेत्र है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का लगभग काफी एरिया नीचे का जो लेवल एरिया है, और वहां के लिए भी नियम वही हैं जो पूरे प्रदेश के लिए हैं। वही एनजीटी के दखल के बाद
कसौली और शिमला के लिए नियम अलग हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार अगर नियोजित तरीके से भी रिहायशी बस्तियां बसाना चाहती है तो उसके लिए एक बार पुनः ओवरऑल इस एक्ट की समीक्षा करके इसमें जो लोगों की राय से जरूरी प्रावधान किए जाएं, और लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। एक नक्शा पास कराना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। जब नक्शा पास के बाद उसके बाद उसकी कंप्लीशन लेना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। शिमला में मैं देखता हूँ लोग एमसी के कार्यालयों के चक्कर डाल निकालते रहते हैं। सोलन में देख लीजिए आप, टाउन प्लानर के पास लोग बैठे रहते हैं। धर्मशाला का भी यही हाल है। और इन चीजों से निजात तो कहीं ना कहीं दिलानी पड़ेगी। आस्था जी, इन खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, ये भी बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अब मान लीजिए एक चीज जो बार बार ये लोग कह रहे हैं कि मैन मेड डिजास्टर है, मैन मेड डिजास्टर है, हमने एनक्रोच कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट आप ये एक चीज ये नहीं देख रहे हैं कि यूरोप में इतना टेम्परेचर आजकल हाई है, गर्मी हो गई है। एक ये ग्लोबल भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि भाई हिमाचल में आया ठीक है, तो क्लाउड बर्स्ट तो किसी भी सरकार के हाथ में नहीं है या लोगों के हाथ में नहीं है। और बिल्कुल बिल्कुल। कुछ जगह पे 100-100 मीटर अगर रिवर ने अपना वो डाइवर्ट करके आ गई है अंदर, तो उनका तो वायलेशन था नहीं बेचारों का, तो वो भी ले गई है। अब इसमें होना जी ये चाहिए था, तो पहले भी हो रहा था कि अगर मान लीजिए पॉलिसी मेकर्स ने ये चीज पहले से इंप्लीमेंट करके ये बताया होता कि आप भाई आपकी मंजिल ही हम लोग 3 से ऊपर अलाउ नहीं करेंगे, तो वहां का जो जेई है, वहां के जो एमसी एरिया है या नोटिफाइड एरिया कमिटीज के हैं, तो उनको जैसे ही चौथी मंजिल में ईंट लगती है तो उसी समय जी इसको बंद कर दिए। और अब दिल्ली में पानी पूरे का पूरा घुस गया। अब वहां पे तो कोई ऐसा वो नहीं था कि भाई एनक्रोचमेंट, या वहां पे तो मान लीजिए बिल्कुल पूरी की पूरी दिल्ली सोसाइटीज तो हैं। पुरानी, बिल्कुल पुरानी बसी हुई है दिल्ली तो मैक्सिमम। तो आप क्या करेंगे इसमें बहुत सारे आपके पास। और दूसरा सरकार का आप ये देखिए, मान लीजिए आप एक तरफ से एनजीटी, देखिए इसको आप इस तरह से समझिए कि एनजीटी और उसका कोर्ट, हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हो आप एक तरफ जी से कहते हो ये भाई सिंकिंग जोन है, यहाँ पे ये है। 11 मंजिल का हाई कोर्ट का भवन है, तो आपको जी कैसे पता अगर अर्थक्वेक आएगा वो रात को ही आएगा या दिन को नहीं आएगा? इतने सारे लोग जी हाँ। दिन में वहां लिटिगेंट्स जाते हैं, एडवोकेट्स जाते हैं। तो बहुत सारी खामियां तो है सिस्टम में, लेकिन इसके लिए पॉलिसी बढ़ाने का मतलब ये है कि ग्रुप पॉलिसीज अगर आप देखेंगे, हाउसिंग पॉलिसीज या प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में भी वहां पे एक तरह का ही नक्शा पहले ही दे दिया जाता है। मान लीजिए जी आपको दिया यहाँ पे 500 मकान है, तो सेम तरह के 4 बिस्वे अगर आप बनाना है, तो ये आपका डिजाइन है, 3 फ्लोर होंगे, चौथे फ्लोर पे आप ये बनाएंगे, बाकी अंदर आप 4 बेडरूम निकाले, 3 बेडरूम निकाले। तो इस तरह की पॉलिसी की सख्त आवश्यकता है, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, जो हम चंडीगढ़ से सीख ले लें, वहां पे भी तो इतनी अच्छी पॉलिसी टाउन प्लानिंग की चल रही है, हमारे बिल्कुल पड़ोस में है। तो उसी से बिल्कुल सीख ले लें कि कुछ बिल्कुल। ऐसा बनाएं जो सरल भी हो, लोगों को दिक्कत भी ना आए। सबसे बढ़िया जी एग्जांपल चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ में अभी आप एक अगर एटिक पे सपोज वहां पे अलाउड है कि आप सिर्फ एक केवल 2 रूम और एक टॉयलेट ही बना सकते हैं, आज तक किसी भी तीसरा रूम वहां पे बनता नहीं है। वायलेशन होता है, इमीडिएटली नोटिस आता है और वो कहते हैं कि आप इसको हटाइए, नहीं है तो इसको हटाने का जो खर्चा है वो भी तो सरकार उनसे उन्हीं से वसूला जाएगा। बिल्कुल। तो ये चीजें होनी चाहिए। सुशांत जी, जो अब जो निर्माण हो चुके हैं वो तो त्रासदी का अंत है, लेकिन आगे से अधिकारियों की, कर्मचारियों की कैसे जवाबदेही तय हो? क्योंकि अवैध निर्माण बिना सरकारी अमले की सपोर्ट के हो नहीं सकता, अनदेखी से हो नहीं सकता। हम देखते रहते हैं कई भवन बनते हैं, और जो लोग सिर्फ उनकी नीड, जैसा कि आस्था जी ने कहा, नीड और ग्रीड में बहुत फर्क है। ग्रीड तो है जिन्होंने पैसा कमाना है, लेकिन जिनकी नीड है, जिनके भवन फंसे हैं कहीं ना कहीं, बेचारों ने छोटा सा प्लॉट लिया है, उनको परिवार बड़ा है तो उनको 4 मंजिल चाहिए चाहिए, उनके लिए तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट राहत करे। वहीं दूसरी तरफ जो नेशनल 4 लेन का जो मामला है, उसके 100 मीटर पे इस पे सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और लोग परेशान हैं क्योंकि उनके मकान अभी ही जेसीबी ने तोड़े हैं 4 लेन वालों ने। अब नया जो 4 लेन बन रहा है, आप देखिए धर्मशाला से लेके अपने मुख्यमंत्री जी के हल्के तक, नदौन तक, हमीरपुर तक तोड़ने का कार्य चला हुआ है। अब उन लोगों ने पीछे की तरफ को अगर मकान बनाना है तो उनको टीसीपी के लंबे फेर में फंसा दिया गया है। इससे मुक्ति चाहिए। जी सुशांत जी, माइक ऑन कर।
आपने बिल्कुल ठीक कहा राजीव जी की टोपोग्राफी के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है, उसमें 100 मीटर की जो आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप कोई रूल इम्प्लीमेंट होता है उसमें अमेंडमेंट्स होती है, अमेंडमेंट्स के बाद ही आप एक प्रॉपर जो फाउंडेशन है उसको तैयार करते हैं। जहां तक बात रही ये सुख की सरकार जो काम कर रही है, उसने अपनी मंशा देवान से क्लियर कर दी है, वो चाहे नशे के प्रति रही हो, वो चाहे आज हम ये कंस्ट्रक्शन की बात करें नदी नालों के साथ, तो इस चीज के लिए हमारी जो प्रदेश की सरकार है वो बड़ी संवेदनशील है और बड़ी स्ट्रिक्ट है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से भी ये क्लियर करना चाहूंगा कि आने वाले समय में जो कंस्ट्रक्शन है उन पे मॉनिटरिंग का जो लेवल है वो भी बड़ा स्ट्रिक्ट रहेगा। और साथ ही साथ जहां तक बात रही 100 मीटर की, तो देखिए जैसे जैसे क्वेरीज आती रहेगी, जैसे जैसे लोगों की डिमांड्स आती रहेगी, उस तरीके से अमेंडमेंट्स डेफिनेटली एक वेलफेयर स्टेट में इस प्रकार की जो चेंजेस है वो समय के साथ जरूर आते हैं। जी, चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि बाढ़ और भारी बरसात से जो नुकसान हुआ, उससे जो त्रासदी हुई है, उसके बाद सुकू सरकार जाग गई है। उसके जहन में ये आया है कि हिमाचल प्रदेश में अवैध निर्माण हो रहा है कहीं ना कहीं, तो उसको रोका जाना चाहिए। टीसीपी विभाग को जगा दिया गया है, प्रशासन को जगा दिया गया है। लेकिन कोई भी आपदा आती है तो कुछ समय के लिए हम जाग जाते हैं। हम कसौली का हादसा भी भूले नहीं है। हालांकि वहां पे न्यायालय के आदेशों के बाद सख्ती हुई थी। सरकार के आदेश कितने दिन तक टिक पाते हैं? लेकिन वहीं कहीं ना कहीं फोर लेन के किनारे जो बसे लोग हैं, उनके घर उजड़े हैं। अब उनको टीसीपी के फेर में भी डाल दिया गया है। इसका भी रास्ता निकालना पड़ेगा। अचानक से वहां पे एक्ट लागू कर दिया गया है और एक्ट में बहुत खामियां। एक्ट की समीक्षा होना भी जरूरी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कुछ एरिया लेवल भी है, कुछ एरिया हिली है, कुछ मिड हिली है। इस तरह से टीसीपी की जो पॉलिसी है, वो अगर उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज, और डिस्ट्रिक्ट वाइज में भी एरिया वाइज देख के हम फोकस करके बनाएंगे, उसकी समीक्षा करके, और तब हम इससे निजात पा सकते हैं। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।